नमस्कार, मैं अरिशा। आप देख रहे हैं भारत की बात। स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट शो में। इस वक्त हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की दुनिया को छोड़कर अपना नया सफर शुरू किया राजनीति में। ये हैं बीजेपी एमएलसी अवनीश कुमार सिंह, जिन्होंने सोशल वर्क, डेवलपमेंट सब में अपना योगदान दिया है। लखनऊ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये एमएलसी हैं। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका बहुत आभार कि आपने मुझे अपने इस शो में आमंत्रित किया। आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल जानना चाहती हूँ कि आपने बीजेपी को कैसे ज्वाइन किया और बीजेपी को ही क्यों चुना? कोई और पॉलिटिकल पार्टी भी आप चुन सकते थे, चुनाव लड़ने के लिए आपने इसे क्यों चुना? मैं स्वयंसेवक था। मेरा पूरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा था और ऐसी परिस्थितियाँ धीरे धीरे बनती गई। संघ के साथ काम करते करते धीरे धीरे मुझे लगा कि 2014 में प्रधानमंत्री जी उस फलक पे आए और अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ, तो लगा कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो संघ की प्रेरणा से मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवध क्षेत्र में उपाध्यक्ष बनाया और धीरे धीरे हमने काम शुरू किया राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर और जन सामान्य के साथ काम करने का जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, कि एक सामान्य आदमी के जीवन को सुलभ करना, वो एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक है। जैसे आप कभी कभी कुछ भी काम करते रहिए, आप अपने लिए काम कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए काम कर सकते हैं। जब एक गरीब व्यक्ति आपके पास आता है उसका कुछ भला कर दें तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है। और प्रधानमंत्री जी का जो विज़न था, जो उस विज़न के साथ भारतीय जनता पार्टी चली थी कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक को न्याय देना और उसको सामाजिक तंत्र के साथ जोड़ना, उसको वो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना जो किसी भी आम व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। तो मुझे लगता है ये लक्ष्य बड़ा था और अपनी विरासत पे, अपनी संस्कृति पे, अपने लोगों पर, अपने पूर्वजों पर जो गर्व करने की अनुभूति भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करके मिलती है, मुझे लगता है कहीं और नहीं मिल सकती थी। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ काम शुरू किया। जैसे कि 2020 में आप लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलसी चुने जाते हैं, तो इस दौरान आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए और कैसा रहा वो सफ़र आपका? देखिए, जब मैंने पिछला ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव लड़ा था, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलना एक बड़ी कयावत है। आदरणीय सुनील बंसल जी उस समय संगठन महामंत्री थे उत्तर प्रदेश के, मैं उपाध्यक्ष था तब पार्टी का। और धीरे धीरे लगा कि ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव लड़ा जा सकता है। मेरा चुनाव 7 जिलों का है, जो लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, प्रतापगढ़, लखनऊ, और ये 450 किलोमीटर की रेडियस में फैला हुआ चुनाव है। 450 मतलब एक बूथ, पोलिंग बूथ से हमारा आखिरी पोलिंग बूथ 450 किलोमीटर पड़ता है। तो एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन पार्टी के सभी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने के लिए लगे। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर बनना अपने आप में एक कठिन टास्क है। फिर उसी बीच में कोविड आ गया, तो 6 महीने चुनाव टला। तो लगातार लोगों से मिल के चलते रहना तो एक अच्छा अनुभव रहा। और मुझे लगता है कि जैसा मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और पढ़े लिखे लोगों का चुनाव लड़ने का मुझे अवसर मिल गया, क्योंकि मेरा मतदाता एक्सक्लूसिव पढ़ा लिखा मतदाता है। सर, आप जैसे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, तो जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है वही अपने आप में बहुत टफ होती है, बहुत मुश्किल होती है। उसी में आदमी स्टक रहता है कि अरे नहीं पढ़ना है, मुझे ये करना है, न्यूमेरिकल्स हैं, दुनिया भर का होता है। तो फिर उसके बावजूद आप पॉलिटिक्स में कैसे इंटरेस्ट ले पाते थे? कैसे आपको टाइम मिल जाता था? विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता था जब मैं पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसके बाद परिस्थितियाँ कुछ बनती हैं व्यक्ति के साथ। मेरे फादर की अचानक डेथ होती है और मुझे अपने स्कूल कॉलेजेस देखने शुरू करना पड़ता है। तो उस समय संघ के साथ गतिविधियाँ, समाज को कुछ और देने की, जब पे बैक टू सोसाइटी वाला जब मन में आने लगता है ना धीरे धीरे, तो ऐसा लगता है पॉलिटिक्स में आने के बाद आपका विज़न बड़ा हो जाता है। आप मदद करना चाहें तो ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। तो जब वो भाव मन में आया तो चीज़ें शुरू हो गई और मुझे लगता है परिस्थितियाँ मुझे यहाँ लेकर आई और मैंने अथक परिश्रम किया और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट भी दिया।
और सभी के आशीर्वाद से मतलब मुझे लगता है हर व्यक्ति का, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका सहयोग मिला, बड़ों का आशीर्वाद मिला। और विधान परिषद में मैं एज ए सदस्य विधान परिषद, मुझे इस लखनऊ खंड के मैं कहूँ औसत लगाऊं तो 30-35 लाख ग्रेजुएट्स को रिप्रेजेंट करने का अवसर मिला विधान परिषद। जी। तो सर जैसे जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो इलेक्शन होता है उसमें वोटर्स कौन होते हैं? जैसे कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने तो कभी नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी में मुझे मौका ही नहीं मिला कभी वोट देने का। देखिए ये कैसे चुनाव बड़ा अलग अलग है और लोग इसको अनुभव नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों को वोट करने का अवसर केवल अकेला अगर एक्सक्लूसिव अवसर मिलता है, यानी कि जब आप ग्रेजुएट चुनाव में गए और आपकी उंगली पर वो निशान लगा हुआ जिस दिन, तो समाज जानेगा कि आप पढ़े लिखे हैं। और अगर ये समाज के अंदर ये भावना आ गई कि नहीं यार, या तो मुझे पढ़ा लिखा प्रूफ करने के लिए वोट डालने जाना है। जनरली क्या होता है, निर्वाचन आयोग इसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता इस चुनाव में, और क्योंकि बड़ा चुनाव है तो 7 जिलों में चुनाव होना है, और क्वालिफिकेशन भी लोगों को पता नहीं रहती कि चुनाव कब हो रहा है। बहुत पॉपुलर नहीं होता। जैसे आपने कहा कि आप ग्रेजुएट नहीं और आपने नहीं डाला, तो इस चुनाव में जो चुनाव अगले वर्ष होने वाला है 2026 में, 2023 के पहले के जो ग्रेजुएट हैं, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ी समझदारी के साथ, माना गया कि आवेश में नहीं, आपको विधान परिषद में किसी को भेजना है, अपना प्रतिनिधि बना के भेजना है, तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपना प्रतिनिधि चुनने वाला व्यक्ति चाहिए। तो आवेश वाला व्यक्ति होगा कि भाई अब तुरंत ग्रेजुएट करे, पता नहीं कौन से मुद्दे हुए, उन मुद्दों पे आप आवेशित होकर चुनाव में चले गए, वोटिंग करने चले गए। तो भारत के संविधान से ये तय हुआ कि जो लोग 3 वर्ष पहले ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मतलब जब पोलिंग की डेट होती है, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट ईयर पोल होना है, तो कट ऑफ डेट एक निर्धारित हुई 1 नवंबर 2025। 1 नवंबर 2025 से पहले के जो ग्रेजुएट हैं वो सारे इसमें एलिजिबल वोटर होते हैं। अब एलिजिबल तो हो गया जी, एलिजिबल हो गए, आप अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले जाकर वोट नहीं डाल सकते। उसके लिए क्या प्रोसेस? उससे पहले निर्वाचन आयोग में आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो एक फॉर्म 18 आता है निर्वाचन आयोग का, वो निर्वाचन आयोग के कार्यालय में मिलता है। हम लोग, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास वो फॉर्म उपलब्ध रहते हैं। उन फॉर्म्स को लेकर आपको अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट या डिग्री लगानी पड़ती है, दोनों में से कोई डॉक्यूमेंट, जिससे आप ये प्रूफ हो सके कि आप ग्रेजुएट हो। और इन 7 जिले जो हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, बाराबंकी, प्रतापगढ़, इन 7 जिलों में कहीं का भी रेजिडेंट होना चाहिए। जब आप यहाँ के रेजिडेंट होते हैं, सामान्य नागरिक होते हैं, यानी कि अगर आप 6 महीने पहले भी यहाँ रह रहे हैं तो आप वोटर बन सकते हैं। वो फॉर्म भर के जब तहसील में जमा होता है बीआरसी में, या जैसे कि मान लीजिए हम लोग लगते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं तो हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर वोट जमा कराते हैं। तो उसके बाद जब आप वोटर लिस्ट में नाम आपका आ जाएगा, तब जब चुनाव नोटिफाई होगा, और चुनाव का नोटिफिकेशन का भी इतना हल्ला नहीं होता कि ढोल बज रहे हैं, वो होर्डिंग लगी हुई है बहुत, क्योंकि प्रत्याशी को भी 53 विधानसभा में चुनाव लड़ना है, बजट सबका लिमिटेड है, चुनाव के खर्चे के हिसाब से आपको करना है, तो आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, संविधान में जब मुझे लगता है ये बनाया गया होगा तो माना गया होगा पढ़ा लिखा आदमी अपने अधिकार के प्रति जागरूक होगा। पर इसके बारे में ज्यादातर लोगों को नॉलेज ही नहीं है, तो हम लोग प्रयास करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि हम लोग इसके लिए बड़ा प्रयास करते हैं कि क्योंकि जिस दिन आपको लगा ना ये आपका अधिकार है, और कम जानकारी की वजह से आप अपने इस अधिकार से वंचित रह गए, क्योंकि पूरे देश में केवल 6 स्टेट में विधान परिषद है, और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। 100 में से 8 सदस्य जो होते हैं वो ग्रेजुएट ही चुनकर भेजते हैं। यानी कि ग्रेजुएट का एक व्यक्ति जब कोई भी कानून बन रहा होगा तब विधान परिषद में होगा आपके हितों की रक्षा करने के लिए, कि कोई ऐसा कानून ना विधानसभा पास कर दे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव इमोशंस पे होता है बहुत बार। और ये स्थायी सदन है, इस स्थायी सदन में वो लोग रहे जो जिनका जो समझदार हो, सोच विचार कर सकते हो, तो ऐसे लोगों को चुनने का एक अवसर होता है। मुझे लगता है कि मैं आपके प्रतिष्ठित पॉडकास्ट के माध्यम से आग्रह करूंगा लोगों से कि जो भी ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, उसको जरूर इस चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। और वोटर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 1 नवंबर से 1 अक्टूबर से
6 नवंबर 2025 तक मतदाता बनेंगे, जो मतदाता 2026 में मतदान करेंगे। तो मेरा आग्रह है कि ऐसे ग्रेजुएट जो 2023 के पहले ग्रेजुएशन किए हुए हैं, सभी फॉर्म 16 भर के, और तो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, मेरी अपनी वेबसाइट avnish.in से है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा मोबाइल ऐप है अवनीश, प्ले स्टोर पे अवनीश कुमार सिंह के नाम से, वहाँ से ले सकते हैं। तो कहीं से भी इस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ऐसा आग्रह है मेरा। थैंक यू सो मच सर। तो सर, जैसे कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आप, बिकॉज आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप उसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें? नहीं, बहुत इस्तेमाल होता है। बेसिकली जब आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं तो आपका दिमाग एनालिटिकल हो जाता है, आप चीज़ों को सोचते हैं, सोचने के बाद आप उसका रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं कि हाँ, मैंने कोई काम शुरू किया तो उसका रिजल्ट आए, तो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं हम लोग। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में एक उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन बना होगा, आपने सुना होगा, योगी जी ने कहा कि वो आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ आवश्यकता है, किस तरह की मैन पावर की आवश्यकता है, वो मैन पावर कहाँ जॉब में जा सकती है। सरकार ने पिछले 8 वर्षों में जो नौकरियां दी हैं ट्रांसपेरेंट दी हैं। जो पढ़ा लिखा जिस व्यक्ति ने मेहनत की है, उस व्यक्ति ने नौकरी पाई है। कहीं की पर्ची नहीं आए कि पर्ची आ गई हो, इनको सेलेक्ट कर दो, नहीं होता। भाजपा की सरकार में सबसे बड़ी अच्छाई है कि कहीं भ्रष्टाचार, मैं ये कह सकता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति, तो कभी कभी इस वजह से कभी कभी चीज़ें डिले भी होती है, लेकिन सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि योग्य व्यक्ति को ही नौकरी मिलनी चाहिए। और ऐसे करीब 7.5-8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियां दी है इस पिछले 8 वर्ष के टेन्योर में। और ओटीओपी के माध्यम से जब धीरे धीरे इंडस्ट्री बननी शुरू हुई, तो लोगों ने अपने यहाँ ही रोजगार पाया, अपने जिलों में रोजगार पाया। बहुत सारी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आई है। हालांकि बेरोजगारी एक बड़ा विषय बनता है। जब मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है जी। तो उस यंग पॉपुलेशन के लिए रोजगार के अवसर बनाना सरकार के लिए एक चैलेंज है, लेकिन सरकार उस पर निरंतर काम कर रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि सरकार काम नहीं कर रही। सरकार ने क्या किया, अभी पहले मोदी जी ने मुद्रा लोन की स्कीम लेके आए, जिसमें आप छोटा सा कोई रोजगार करना चाहते हैं, आपको बिना गारंटी का लोन उपलब्ध है। अभी मुख्यमंत्री जी युवा स्वरोजगार योजना लेकर आए, जिसमें 5 लाख रुपए तक का लोन, आप कुछ भी काम करना चाहते हैं तो आपको बिना गारंटी का, गारंटी तो भाई आप जैसे पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करके निकले तो कौन घर वाला आप पे विश्वास करेगा कि आप कुछ काम करना चाहते हैं। घर वाले भी कहेंगे 5 लाख रुपए क्यों दें, लेकिन आपकी सरकार आप पे विश्वास कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने युवा पर विश्वास कर रही है। उससे कहते हैं कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट लेके आए, देखिए प्रोजेक्ट का प्रपोजल तो आपको बनाना ही पड़ेगा, बिजनेस तो आपको सोचना ही पड़ेगा। जब आप उस बिजनेस को सोच के सरकार के माध्यम से बैंकों को अप्रोच करते हैं तो बैंकें आपको 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही हैं। तो सर, क्या इसकी प्रोसेस इतनी इजी है, इतनी इजीली मिल सकता है? उसके प्रोसेस बहुत इजी है, बट आपके कॉन्सेप्ट में दम होना चाहिए। जी मान लीजिए आपने लोन ले लिया और उसको चुका नहीं पाए, जी। तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। तो आपके कॉन्सेप्ट में दम, आपको लगना चाहिए ना आपका। और इकोनॉमी में इतना है अब वर्तमान की पोजीशन में कि आप कोई भी काम बड़ी मेहनत के साथ अगर करें तो आपको निश्चित कोई ना कोई ऑप्शन मिलता है और आप उस तरफ मूव करते हैं। तो एक रोजगार के बड़े अवसर आए। इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ के आसपास का एरिया, जैसे लखनऊ में मैं कहूँ कि एमएसएमईज की बात करूँ मैं, तो 90,000 से अधिक एमएसएमई बनी है। हरदोई जनपद में 30-35 हज़ार छोटे एमएसएमई बन गए। तो आज 10 लोगों को नौकरी देता ही है कोई व्यक्ति जब काम शुरू करता है। तो ऐसे अवसर सरकार ने क्रिएट किए हैं। उन अवसरों पर युवाओं ने भी अपनी मेहनत की। मैं सरकार का सारा रोल नहीं दे सकते इसमें कि सरकार ने सारा काम कर डाला। सरकारें बेसिकली आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हैं, और प्लेटफॉर्म भी ऐसा हो जिसमें कोई भेदभाव ना हो। तो भेदभाव रहित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा के, और बिजनेसमैन को क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए जी। कि मैं अपना कोई काम, कोई इंडस्ट्री बड़ी लगा दी, चला 4 गुंडे आए और आपकी इंडस्ट्री में ताला लगा दिया। तो वो जो माहौल दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय योगी जी ने, कि हाँ आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में कोई भी गुंडा माफिया, कोई भी लुंगी पहने वाला आदमी टोपी लगा के आए और आपका बिजनेस रोक दे, ऐसा अब योगी सरकार में संभव नहीं।
सर जैसे कि आप बात कर रहे हैं सिक्योर जॉब की, तो सबसे ज़्यादा सिक्योर जॉब होती है गवर्नमेंट जॉब, और जितने बच्चे हैं, यूथ हैं, उसी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब एग्जाम देते हैं उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, उनकी वो साल भर की मेहनत पानी फिर जाती है। सही बात है। बहुत उसके लिए बीजेपी सरकार क्या कर रही है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। मतलब मुझे लगता है कि मैं युवा हूँ और मैं इस बात को अनुभव कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सरकार की प्रतिबद्धता है, जैसे अपनी 60,000 लोगों की नौकरियां लगी हैं। अभी आपने सुना होगा कि अपना पुलिस भर्ती में 60,000 भर्तियां हुई। सरकार को 4-4 सेट पेपर बनाए थे सरकार, और 60,000 युवाओं की भर्ती निष्पक्ष रूप से और बिना किसी भेदभाव के, बिना पेपर लीक हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये काम कराया है। हाँ, जहाँ पेपर लीक होने की सूचनाएं मिली हैं सरकार को, वहाँ सरकार ने एक्शन बहुत कठोर लिए हैं। पहले की सरकार एक्शन कठोर नहीं लेती थी, तो उससे उससे माफियाओं का उत्साह बढ़ा रहता था काम करने के लिए। अब तो एक बार अगर कोई ग्रिप में आ गया तो बुलडोजर चलती है उसके घर पर। तो वो डर जब जाता है धीरे धीरे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में चीज़ें और ठीक होगी, और सरकार अच्छी तरीके से काम करके इसको आगे लेकर आएगी, और हम निष्पक्ष रूप से समयबद्ध तरीके से नौकरियां सुनिश्चित करेंगे कि युवाओं को मिलेंगी। जैसे कि आपने बात की बुलडोजर नीति की, तो बुलडोजर नीति को आप कहाँ तक जस्टिफाई कर सकते हैं? ये बिना कोर्ट में जाए, कचहरी गए, ऐसे ही डायरेक्ट बुलडोजर चल जाता है, डायरेक्ट एक्शन ले लिया जाता है, कहाँ तक सही है सर? एक्शन कभी डायरेक्ट नहीं होता। जिनके घरों पर बुलडोजर चला है उन्होंने या तो अतिक्रमण कर रखा है, या सरकार की नोटिसेस को इग्नोर कर रखा है। क्योंकि माफिया जब हो जाता है ना कोई व्यक्ति, तो उसको लगता है मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, तो वो सबसे पहले वंचित की जमीन कब्जाता है, या वो सरकार की जमीन का कब्जा करता है। तो सरकार उसको नोटिस भेजती है और उस नोटिस का वो संज्ञान नहीं लेता। नहीं, जैसे में बहुत मजबूत अगर कोई व्यक्ति है तो वो नोटिस का संज्ञान लेता है, सरकार की तरफ से ऐसे आता रहता है। तो जब उसका संज्ञान नहीं लिया और आप ऐसी गतिविधियों में पकड़े गए, तो आपके पास एक पूरा चिट्ठा होता है कि आपको 10 नोटिस गई थी, आपने नहीं किया, तो सरकार उसमें एक नोटिस देकर आपके घर को गिराती है। तो वो स्थिति ऐसे नहीं बनती किसी व्यक्ति का। जैसे मान लिया आप, हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, ये स्टूडियो कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि ये कंप्लायंसेस करके बना है, ली की जमीन पर बना है। यहाँ लीगल कंप्लायंसेस आप जब पूरे नहीं करेंगे तो स्कैनर पे होंगे, आपके पास 4 नोटिस आ चुके होंगे, और उन नोटिस पे जब कोई कार्रवाई करना शुरू करता है तो आपको लगता है कि नहीं, अरे तो सरकार हवा में कार्रवाई कर रही। कानून का राज है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह जब इस तरह के लोग जाते हैं तो उनकी कागजी कमियां निकलती हैं, और कोई भी सरकारी अधिकारी इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसका भी अपना करियर होता है। तो जब तक के इलीगल नहीं होगी कोई चीज़, तब तक उसको कोई गिराएगा नहीं। तो बुलडोजर का एक्शन तो लोगों ने प्रचारित कर दिया, लेकिन ये प्रचारित नहीं किया कि जिस माफिया का घर गिरा है उसके पहले कितनी नोटिस उसके घर को गई थी। सामान्य व्यक्ति के, आपके घर में और मेरे घर में अगर एक नोटिस आ जाए तो हम सरकारी अधिकारियों के आसपास जाएंगे कि भैया मेरा पैसा जमा कर लीजिए, समन शुल्क जमा कर लीजिए, इस बिल्डिंग को रेगुलाइज कर दीजिए। लेकिन माफिया के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों को घर गिरते हैं जब वो गड़बड़ करते हैं। अभी बनारस में ओलंपिक प्लेयर थे, हॉकी के पूर्व प्लेयर रह चुके हैं, उनका घर गिराया गया है। तो सड़क चौड़ीकरण के साथ साथ वहाँ पर जो ओलंपिक गेम का घर नहीं गिराया गया, वो अवैध रूप से बना हुआ घर था, जिसकी अगेंस्ट नोटिस थी, और सड़क चौड़ी होनी, उनको प्रॉपर मुआवजा देके सरकार शिफ्ट करती है। ऐसा नहीं, वहाँ के लोग काफी विरोध भी कर रहे हैं, उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। लोगों का विरोध तो सरकारी एक्शन का कभी न कभी बन ही जाता है, लेकिन सरकार और सरकार के अधिकारी अपने आप को सुरक्षित किए बिना कोई काम नहीं करते। और सरकार के अधिकारी तभी सुरक्षित होते हैं जब वो लीगल काम करते हैं। तो लीगलिटी जरूर उसमें होगी, ऐसे इलीगल तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार कोई काम नहीं कर रही। जैसे कि आप जब चुनाव लड़ रहे थे 2020 का एमएलसी का, तो आप जैसे कि कुर्मी समाज से आते हैं, तो आपके जो प्रतिद्वंदी थे कांति सिंह भी, वो भी कुर्मी समाज से हैं, तो ये आपके लिए कितना मुश्किल रहा था? मुझे लगता है बिल्कुल मुश्किल नहीं था। एक ही समाज के दो लोग, तो सर वोट तो किसी एक समाज के साथ मिलकर चुनाव बड़ा चुनाव होता है, और आपके अपने लोग आपकी मदद करते हैं। हमारे अपने लोग हमारी मदद कर रहे थे, जो हमारे साथ थे, हमारी मदद कर रहे थे, और मैं उनका आभारी हूँ, और वो फिर हमारे साथ है। तो चुनाव में बहुत सारे लोगों की मदद चाहिए होती है, चुनाव एक व्यक्ति से नहीं होता।
तो सबने मिलकर मुझे मदद करी, और मुझे लगता है कि मैंने अपने इन 5 वर्षों में, जो मेरे, क्योंकि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, अभी 5 वर्ष हुए हैं, इन 5 वर्षों में सबके साथ मिलकर सबका सबका काम किया है। जो भी मेरे पास आया है, मेरी जो क्षमता हुई, उस क्षमता के हिसाब से उसकी मदद करने का मैंने प्रयास किया है। तो मुझे लगता है इस बार भी लोग मेरे साथ रहेंगे, और उनकी उम्मीदों में मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल सर। सर जैसे कि लखनऊ में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली जो ग्रेजुएट्स हैं, जो पास आउट होते हैं, एक उम्मीद से निकलते हैं कि जॉब लग जाए, बट इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती है, उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल के बाद ही आपको कोई भी चीज़ आपको इतनी आसानी से। उत्तर प्रदेश का रोजगार मिशन बना, मेरा इनिशिएटिव था। जी। मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल डाला था उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इतिहास में, मेरा दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल था कि गैप क्या है एजुकेशन सिस्टम और हमारी इंडस्ट्री के बीच में। एक गैप आता है कि जहाँ इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारे कोर्सेज नहीं थे। अभी नई शिक्षा नीति आने के बाद कोर्सेज में परिवर्तन हुआ, तो जिसको ग्रेजुएट में करते करते आपको 6 महीने की ट्रेनिंग करनी है, वो 6 महीने की ट्रेनिंग आपको इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मिल जाएगी तो निश्चित तौर पर आप इंडस्ट्री रेडी तैयार होंगे। तो ऐसा उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन बना। मैं ये कह सकता हूँ कि हमने वो जो प्राइवेट मेंबर बिल दिया था, सरकार ने उसको कंसिडर करते हुए, उसमें बहुत सारे सुधार करते हुए एक ऐसी एक मिशन बना के तैयार किया है, जिसके माध्यम से लोग ये जानकारी कलेक्ट करें कौन कौन किस चीज़ की ट्रेनिंग आपको चाहिए, उस ट्रेनिंग के साथ आपके पास अवसर कौन कौन से उपलब्ध हैं। नई शिक्षा नीति के आने के बाद परिवर्तन के स्कोप है। पहले तो सिलेबस बन गया तो जीवन भर चलता था, 30-35 साल के बाद राष्ट्र की शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया। तो उन परिवर्तनों के आधार पर युवा इंडस्ट्री रेडी बनेगा। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चूंकि उत्तर प्रदेश में पहले लोग डर के मारे नहीं आते थे, बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं आती थी क्योंकि पता नहीं अंधेरा, सड़कें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं है, एयरपोर्ट्स कम थे, कनेक्टिविटी बहुत पुअर थी। आप यहाँ से आजमगढ़ जाते थे तो आपको 10-12 घंटे लगते थे। अब आज लखनऊ से आजमगढ़ जाते हैं तो 4-4.5 घंटे में पहुँचते हैं। हर जगह एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी बढ़ी, तो निवेशक आकर्षित होगा उत्तर प्रदेश में। निवेशक आकर्षित होगा तो उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश की सरकार युवाओं को अपने रोजगार के लिए तैयार कर रही है, चाहे स्किल डेवलपमेंट के मिशन के माध्यम से। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जिनको हम लोग शेयर कर सकते हैं आपके साथ। कभी विस्तृत चर्चा होगी तो हम लोग इन पे बातें करेंगे जी। लेकिन हमने एक और अच्छा काम किया है कि उत्तर प्रदेश का अपना रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है, हम लोगों ने सोलर एनर्जी से कनेक्ट किया है। वहाँ के जितने भी स्कूल हैं उनको हम सोलर पे ले गए, क्योंकि जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको सोलर पे ले आया। तो ऐसे मैंने 7 जिलों में धीरे धीरे प्लान किया है कि वहाँ जो माध्यमिक के स्कूल हैं पहले वो सोलराइज हो जाएं। तो एक स्कूल में जब 4 से 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगता है तो महीने का 3-3.5 हज़ार रुपये सेव करता है। एक स्कूल रायबरेली में है, मैंने उसमें करीब 23 किलोवाट का बिजली सोलर का पावर प्लांट लिया है, वो महीने का 35,000 रुपये बिल बचा रहा है। तो एक अवेयरनेस आएगी, बिजली के बिल बचत के साथ साथ पर एनवायरनमेंट भी बचाएंगे। तो ऐसे बड़ी फहरिस्त है जिसको मैं आपके साथ गिना सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा कम समय है आज आपके पास, मेरे पास जी, तो फिर कभी बैठेंगे। बिल्कुल सर। तो मेरा सर एक और आपसे सवाल है कि यूपी विधान परिषद के में जब विपक्ष से बहस के दौरान आपका कोई यादगार पल है, कुछ ऐसा मोमेंट जो आप याद हो आपको, आप शेयर करना चाहें? बहुत सारे ऐसे पल होते हैं जब समाजवादी पार्टी के लोग अतार्किक बातें करते हैं। जैसे वो, मुझे याद है जब शुरू में एलसी बन के गया तो वो सेब लेके अडानी का सेब चिल्ला रहे थे। तो विधान परिषद वो सदन है जहाँ पर सीरियस और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। सीरियस और सार्थक चर्चा होती है तो वो रिकॉर्ड्स में जाती है और उसका जनता के बीच में मैसेज चलता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विपक्ष बता सकता है कि ऐसे काम होना चाहिए। और सरकारें चलाने का रोल दोनों का होता है, पक्ष और विपक्ष मिलकर सरकार चलाते हैं, क्योंकि कुछ लोग हमको वोट करते हैं, कुछ लोग विपक्ष को वोट करते हैं, लेकिन है तो प्रदेश के नागरिक। तो दोनों की मिलकर जिम्मेदारी बनती है कि उन 5 वर्षों में लोकतांत्रिक सरकार में जब कोई सरकार में है तो दोनों मिलकर जनता के भले के लिए काम करें। तो सदन ऐसे चले तो अच्छा लगता है जी। और ग्रेजुएट का चुनाव बिल्कुल अलग चुनाव है। आप चर्चा करेंगे कि स्नातक एमएलसी कैसे चुना जाता है, आपके मन में सवाल बार बार गूंजता है। ये मुझे लगता है कि जब किसी नए व्यक्ति से मैं बात करता हूँ, अच्छा
पहले तो अपना परिचय देना पड़ता, मैं कौन हूँ। मैं भैया मैं वो स्नातकों का प्रतिनिधि हूँ जो पढ़े लिखे लोग चुनते हैं। कौन पढ़े लिखे लोग? जो ग्रेजुएट होते हैं। ग्रेजुएट कौन? जो दो कौन वोट बन सकता है? मैं तो कभी वोट बना नहीं, नॉर्मल सवाल आता है। तो वो कोई भी व्यक्ति जो 2023 से पहले ग्रेजुएशन किया हुआ है, इन 7 जिलों में निवास करता है, तो जी। प्रतिनिधि वो इस चुनाव में भागीदार हो सकता है। उसने चाहे बीए कर रखा हो, स्नातक की डिग्री आर्ट्स में ले रखी हो, स्नातक की डिग्री साइंस में ले रखी हो, कॉमर्स में ले रखी हो, जी। आप डॉक्टर हैं, पीएचडी स्कॉलर अगर हैं। पीएचडी स्कॉलर, ग्रेजुएशन के बाद ही पीएचडी जाते हैं आप। जी जी। तो ग्रेजुएशन की कोई भी स्ट्रीम, डॉक्टर, इंजीनियर, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, जी। या ऐसी कोई भी डिग्री जिसपे लिखा हो कि ये ग्रेजुएशन के समतुल्य है, वो सारे वोटर बन सकते हैं इस चुनाव के लिए। और तो एक बड़ी संख्या बनती है। मैं अनुमान अगर लगाता हूं तो हमारे इन 7 जिलों में 30 से 35 लाख ग्रेजुएट होता है। पिछले चुनाव में 3-3.25 लाख वोटर बना था, और उसमें से 1 लाख लोगों ने मात्र वोट डाला था। तो ये कुछ को तो जानकारी नहीं होगी इसकी। धीरे धीरे आपका पॉडकास्ट जब जाएगा लोगों के बीच में, तो लगेगा कि हाँ, मुझे चुनाव में प्रतिभाग करना है। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आग्रह करूंगा लोगों से कि भैया, चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता बनाने शुरू कर दिए हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक कोई भी ऐसा ग्रेजुएट जो इन 7 जिलों में निवास करता हो, वो मतदाता बन सकता है। तो जरूर इनरोल हो, और ये आपका अधिकार है। और जिस दिन चुनाव हो उस दिन मेरा निवेदन यही है और मेरा प्रयास यही है कि हर ग्रेजुएट के उंगली पे वो निशान लगा हो कि वो मतदान करके आए। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे साथ दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।